स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि आप कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकें। जैसे कि हम लोग आमतौर पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। अब ऐसे कुछ अगर काम हम कर रहे हैं जहाँ से हमें धन की प्राप्ति हो रही है, या फिर जहाँ से हम कोई वस्तु या फिर सेवा प्राप्त कर रहे हैं, या फिर सीधे तौर पर समझ लीजिए जहाँ से मुझे रोजगार की प्राप्ति हो रही है, तो वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं ही कहलाती है। जैसे आपके पापा ना कहीं काम करते होंगे और वहाँ से उन्हें आमदनी होती है, इसका मतलब आपके पापा आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो धन के सृजन यानी कि धन के कमाने से संबंधित हो, धन के वितरण से संबंधित हो, या फिर रोजगार प्राप्ति से संबंधित होती है, वे सभी क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं ही होती है। यानी कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू क्रिएशन या फिर अर्निंग ऑफ वेल्थ, है ना, पैसे कमाने से संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति को बांटने से संबंधित है, एंड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार प्राप्त करने से संबंधित है, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू भी रहता है, ठीक है, कि आर्थिक क्रिया का जो है कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ देख लीजिए, उत्पादन यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन, क्या है? आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार से उपभोग क्या है? आर्थिक क्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजम्पशन, है ना। देखिए, विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, है ना, जिसे हम वस्तु के बदले वस्तु पहले एक्सचेंज किया करते थे, जो कि बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो वो अब तरीका जो है हालांकि नहीं रहा। अब जो एक्सचेंज होता है वो तो मॉनेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है, लेकिन ये एक्सचेंज करना की वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना क्या है? वो भी हमारा आर्थिक क्रिया था। और आज वो जो है विनिमय वस्तु से नहीं हो रहा है बल्कि मुद्रा से हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। और पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, अब चलता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना। तो यहाँ पर मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम अब चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विनिमय भी हमारा एक आर्थिक क्रिया है। इसी ढंग से वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि वस्तुओं को बांटना या फिर संसाधनों को बांटना, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा एक आर्थिक क्रिया है। ये व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, देश की सरकार के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से निवेश, जिसे हम विनियोग कहते हैं, तो विनियोग या फिर अंग्रेजी में इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से, है ना। बड़ा फेमस वर्ड है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड यही जो है दिमाग में हमेशा के लिए कैचअप करके रख लेते हैं कि हाँ भाई, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना है। तो ये सारी जो वर्ड्स आपने देखे अभी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश या फिर विनियोग, ये सब सभी क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, जितनी भी तरह की आप चीज़ें जानते हैं जो वेल्थ से रिलेटेड है या फिर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, वे सभी जो हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक क्रिया जो करता है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? आर्थिक एजेंट के नाम से जानते हैं। हमने इस पर जो है एक अलग सी वीडियो तैयार किया है, जाकर के उसे आप देख सकते हैं। हम लोग ने वहाँ पर कहा था कि वे सभी व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेता है उसे हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। मैंने यही चीज़ समझाया था। अब देखिए, जो आर्थिक निर्णय लेता है इसका मतलब वो आर्थिक क्रिया करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक उत्पादक यानी जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, या फिर इसे हम दूसरे नाम से उद्यमी भी कहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर या फिर एंटरप्रेन्योर क्या है भाई? एक आर्थिक एजेंट है जो कि आर्थिक क्रिया को करेगा। तो ये कौन सी आर्थिक क्रिया करता है? तो करता है क्या? उत्पादन, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। जैसे हम एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर हैं, या फिर प्रोड्यूसर के तौर पर हैं, या फिर कह लीजिए हम एक उत्पादक के तौर पर हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करते हैं। हम वहाँ वस्तुएं तो नहीं दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं? हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका मतलब हम एक उद्यमी या फिर उत्पादक के तौर पर हैं, जो हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। किसका? वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का हम उत्पादन कर रहे हैं। हम एक टीचर हैं और हम क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर भी क्या है? एक प्रोड्यूसर के तौर पर है। वो क्या करता है भाई? वो
हेल्थ सेवा देता है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं देता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम ये समझ पाए हैं कि उत्पादक का मेन काम क्या है, उत्पादन करना, या तो वस्तुओं का उत्पादन करना या फिर सेवाओं का उत्पादन करना। फिर ये उत्पादन करता क्यों है, क्योंकि हर एक क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर छुपे होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी प्रिपरेशन अपनी ठीक ढंग से करने के लिए लगातार वीडियो अपडेट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे रिवीजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है, और काम नहीं करने के पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर उत्पादक तो काम कर रहा है, कौन सा काम भाई, आर्थिक क्रिया कर रहा है, और आर्थिक क्रिया को, उसके आर्थिक क्रिया को क्या कहेंगे, उत्पादन। यानी कि उत्पादक या फिर उद्यमी क्या करता है, वस्तुओं का या फिर सेवाओं का उत्पादन करता है। लेकिन क्यों, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है उसका, तो चाहता क्या है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, यानी कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करता है कौन, उत्पादक। यानी कि उत्पादक का मेन मकसद होता है लाभ कमाना। क्लियर है ना। दूसरा एक है क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता या फिर इसे आप क्रेता के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। हालांकि दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है, हम डिटेल में आपको जो है मार्केट वाले चैप्टर में समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता या फिर क्रेता क्या होते हैं। उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि उपभोक्ता का आर्थिक क्रिया क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, यानी कि कंजम्पशन कहलाता है। यानी कि उत्पादन किया कौन, उत्पादक, और उसको उपभोग यानी कि यूज कौन किया, तो उपभोक्ता या फिर क्रेता, है ना। मतलब वस्तुओं और सेवाओं को ये क्या करता है, उपभोग करता है, कौन, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर या फिर बायर। तो उपभोक्ता ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया। क्यों किया, है ना। तो इसने भी कुछ ना कुछ किया है, काम तो किया है उपभोग करने का। तो ये क्यों किया भाई ऐसा, तो ये चाहता क्या है, अधिकतम संतुष्टि, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। जैसे कि आप चाहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमारी सर्विसेज से, तो हम इसीलिए एकदम टू दी पॉइंट सारी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, ताकि अभी आपकी एग्जामिनेशन जब नज़दीक आ रही है, हम आपको फटाफट से कुछ ऐसे लेक्चर डिलीवर कर दें, इस तरीके से डिलीवर करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, आप एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकें। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। हालांकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन को जनरली सोशल सेक्टर का इंडिकेटर माना जाता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें बाहर रहती है प्रॉफिट से ज़्यादा, ठीक है ना। ये सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है, ठीक है। तो थोड़े हद के लिए मान लीजिए कि मेरा मेन मोटिव है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मेन मकसद कमाने के लिए नहीं आए हैं। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि ये हमारा सोशल वेलफेयर होता है एक तरह का। तो ये भाई आप समझिए कि आप क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि एक कंज्यूमर के तौर पर आप हैं, है ना, एक कंज्यूमर के तौर पर आप हैं जो कि हमारी सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल फ्री में तो कोर्स दिया नहीं है, कुछ न कुछ तो प्राइस जो है वसूले गए हैं। तो यहाँ पर एक आप क्या हैं, बायर के तौर पर हैं या फिर उपभोक्ता के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि हम सर्विसेज को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करें, यानी कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करें। उम्मीद है समझ में आ गया। इसी ढंग से एक होता है कौन, विक्रेता या फिर फर्म, यानी कि सेलर। और सेलर का मेन जो है वो काम क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, तो विक्रय करना, यानी कि वस्तुओं को बेचना। वस्तुओं को क्या करना, बेचना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेल लिखना चाहिए था। तो वस्तुओं को बेचना जो है वो मेन काम किसका होता है, फर्म का या फिर विक्रेता का। और ये चाहता क्या है, तो अधिकतम लाभ या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी ढंग से हम समझते हैं सरकार भी क्या है, एक आर्थिक एजेंट है, यानी कि गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमिक एजेंट ही होती है, जो चाहती क्या है, तो ये देखिए चाहती है जन कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर। लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए सरकार करती क्या है, कौन सी आर्थिक क्रिया करती है, तो भाई संसाधनों का वितरण करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार ही ये बात जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तय कर पाती है बजट के माध्यम से। आप जब बजट पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि सरकार की आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से है। सरकार, ध्यान रखिएगा, जो नीतियां तय करती है ना, जो निर्णय लेती है, सरकार क्या है, एक आर्थिक एजेंट। तो सरकार तो निर्णय लेगी ही, आर्थिक निर्णय। तो सरकार जो आर्थिक निर्णय लेती है उसके पीछे मेन मोटिव सरकार का रहता है क्या है, जन कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है ना, क्या कह सकते हैं, जन कल्याण या फिर
पब्लिक वेलफेयर या फिर कह सकते हैं सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो जन कल्याण बोलिए या फिर सामाजिक कल्याण बोलिए यानी कि सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सरकार का ये मेन मोटिव है, लेकिन सरकार इसे पूरा करने के लिए यानी कि जन कल्याण को प्राप्त करने के लिए सरकार जो नीतियां तय करती है उस नीति को हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। यानी कि सरकार जो आर्थिक निर्णय लेती है उसके पीछे मेन मोटिव रहता है जन कल्याण करना, लेकिन सरकार जो नीतियां तय करती है उस नीति को कहते हैं हम लोग क्या, तो उस नीति को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, यानी कि राजा के कोष से निकला हुआ नीति राजकोषीय नीति। ठीक है ना, तो राजा कौन भाई, राजा मतलब सरकार, तो गवर्नमेंट यानी कि जब कोई पॉलिसी तैयार करती है तो उसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। जैसे कर से संबंधित नीति तैयार करती है, खर्च करने से संबंधित नीति तैयार करती है और टैक्स वसूलने से संबंधित नीति तैयार करती है, तो वो सब सारी नीतियां जो है राजकोषीय नीति ही है। बात समझ में आ गया। अब देखिए जब हमारा जो है ना बजट पेश होगा ना फरवरी में ही बजट पेश होगा, तो आप देख लीजिएगा सरकार जो है कितना टैक्स बढ़ाई, कितना टैक्स घटाई, कहाँ से कितने पैसे प्राप्त करने वाली है, कहाँ पर कितने खर्च करने वाली है, अनुमानित रूप से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, बजट वाले डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सरकार का मेन मोटिव होता है जन कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर या फिर बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए संसाधन जो है ना वितरण करती है सरकार, संसाधन किस ढंग से वितरण करती है भाई, तो अमीरों से टैक्स वसूलती है और वही टैक्स के माध्यम से जो पैसे अर्न करी गवर्नमेंट ने वो गरीबों के कल्याण पर या फिर गरीबों की भलाई पर खर्च कर दिया जाता है। तो ऐसे होता है संसाधनों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है ना। अब लास्ट हम लोग देख लें इसमें क्या, निवेशकर्ता जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, और इन्वेस्टर का मेन काम क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या करता है वो, तो निवेश करने का या फिर विनियोग करने का या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करता है। कौन, निवेश करता है, यानी कि निवेश करने वाला व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है। इन्वेस्टर क्या करता है, निवेश करता है। क्यों, क्योंकि वो भी चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमा लिया जाए, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सबकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं और सबके जो उद्देश्य हैं आर्थिक जीवन में वो अलग अलग उद्देश्य हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, हमने वन शॉट रिवीजन की तरह इसको जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से कर दिया है ताकि एक जो है वो पार्ट में आप डिटेल चीज़ों को समझते हुए लंबे समय तक याद रख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट आपने बात समझ लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप जो है बता सकते हैं हम जब लाइव में आते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दरअसल अलग कोई क्वेश्चन नहीं है, आर्थिक क्रिया भी हम लोगों ने देखा, अब क्या है गैर आर्थिक क्रिया। यानी कि हम इकोनॉमिक्स के अनुसार बात करें तो हम लोग जो जीवन में ना पूरे जीवन में दो ही तरह की क्रियाएं करते हैं, एक होता है धन संपत्ति या संसाधन से संबंधित, पैसे से संबंधित, जिसको हम आर्थिक क्रिया कह रहे थे। एक होता है कि वहाँ पर पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देश सेवा की, समाज सेवा की या फिर लोगों की भलाई करने का बात, तो इसको हम लोग कहते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर कह सकते हैं अनार्थिक क्रियाएं या फिर गैर आर्थिक क्रियाएं। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती है या फिर धन कमाने से संबंधित नहीं होती है, धन को प्राप्त करने से संबंधित जो है नहीं होती है, तो वे सभी क्रियाएं जो है वो अनार्थिक क्रियाएं ही कहलाती है। यानी कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं देश सेवा करना, है ना, कंट्री को सर्वाइव कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से कि भाई मुझे जो है ना आर्मी जवान बनना है और दुश्मन की गोलियों पर एकदम छक्के छुड़ा देने हैं है ना। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं क्या, हम अपना देश का सेवा कर रहे हैं, भले ही उसके लिए सैलरी दी जाती है, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है कि मेरा देश नहीं जो है वो डूबना चाहिए, मेरा देश नहीं बर्बाद होना चाहिए, मेरा देश जो है वो अच्छा और सुरक्षित रहना चाहिए। बात समझ पाए, तो ऐसा मोटिव है, इसका मतलब हम देश सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए समाज सेवा, जैसे नेता वगैरह होते हैं ना, मुखिया से लेकर के ना, वार्ड से लेकर के, वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया जी से लेकर के यहाँ पर हमारे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब सभी क्या हैं, ये समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ जो है ना वो हमारे देश के अंदर में हालांकि क्या होता है, ये करप्शन का मामला थोड़ा होता है और इसी वजह से वो सोशल वेलफेयर दब जाता है। बात समझ पाए। हालांकि जो मेन मोटिव होना चाहिए गवर्नमेंट का वो क्या होना चाहिए भाई, तो सोशल वेलफेयर यानी कि समाज सेवा करना। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
देखिए, रक्तदान करना, अगर कोई जो है व्यक्ति रक्तदान कर रहा है, यानी कि ब्लड डोनेटिंग कर रहा है, ब्लड को डोनेट कर रहा है, तो समझिए वो बेचारा बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो 2 जिंदगियां नहीं बल्कि कई जिंदगियां बचा सकता है, ठीक है ना। मतलब जिन्हें खून की कमी है बेचारा, उन्हें वो खून जो है वो डोनेट कर रहा है। तो आप भी अगर एबल होते हैं तो आप भी ब्लड डोनेट करिए, है ना। हम भी ब्लड डोनेट करते हैं, तो इस प्रकार से हमारी सोसाइटी जो है जीवित बनी रहेगी। एक दूसरे से जो हम लोग फीलिंग, है ना, हम लोग जो है क्या कहते हैं ना उसे, एक दूसरे की हम लोग जो है ना ज़रूरतों को महसूस कर सकेंगे। आजकल हम लोग जो है सोशल मीडिया के जो है वो चीज़ों को एडिक्टेड हो गए हैं, यानी कि उसमें लत लग चुकी है, और इसलिए हमारी जो फीलिंग्स होती है ना वही ख़त्म हो चुका है। तो हमें जो है समाज में बने रहना है, हमें डाउन टू दी अर्थ रहना है, यानी कि इस पृथ्वी, इस ज़मीन से लगाव रखने की कोशिश रहिए। बस हमें हवाई जहाज नहीं बनना है, हाँ हवाई जहाज में उड़ना जरूर है और वापस फिर जमीन पर ही आना है। इस बात को हमें ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर रक्तदान करना धार्मिक कर्तव्य, अगर हम पूजा पाठ जग जगरना कर रहे हैं तो ये सब क्या है भाई, ये हमारा है धार्मिक कर्तव्य। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सिखलाया है कि कुछ जो धन कमाते हो उसे सोशल वेलफेयर के लिए खर्च कर देना, कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करना, और कुछ उन लोगों के लिए भी खर्च करना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे कि हम लोग जो है वो मृत्यु भोज भी करवाते हैं, है ना। तो मृत्यु भोज हमारा क्या है, मृत्यु भोज करवाना क्या हमारा आर्थिक क्रिया है? ना 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 ना, वो हमारा अनार्थिक क्रिया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, धार्मिक कर्तव्य हैं, या फिर रक्तदान करना, समाज सेवा करना, देश सेवा करना, ये सब हमारे अनार्थिक क्रिया कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये सभी कामों को करने के अतिरिक्त हमारा मेन मोटिव कभी पैसे कमाने का नहीं रहता है। तो मेन मोटिव जहाँ पैसे कमाने का नहीं है तो वहाँ समझ लीजिए वो हमारा क्या है, गैर आर्थिक क्रिया, यानी कि वो हमारा है अनार्थिक क्रिया या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी वीडियो लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा। वैसे भी इन सब सारे कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी तो पहले से ही होगा, हम आपको पढ़ा नहीं सकते, बस आपको हम आइडियोलॉजी दे सकते हैं, है ना। हम आपकी सोच समझ को बढ़ा सकते हैं, तार्किकली आपको जो है ना लॉजिकली सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर सकते हैं, है ना। तो मिलेंगे फिर से हम अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, और फिर से बात करेंगे हम लोग जो है अलग चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब। तो उस समय जो है हम आपसे जो है डिटेल में एक बार फिर से जो उन चीज़ों पर गहराई से बात करने की ज़रूरत होगी ज़रूर बात करेंगे। तो इसी विचारों के साथ एक चीज़ हम आपको ज़रूर हमेशा मैसेज देते हैं कि अपने आसपास में ना रिसोर्सेज का विशेष ख्याल रखिए, और इसके लिए साफ़ सफाई बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास में साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखिए, और हाँ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।